कारा के खत्म होने के बाद थोड़े दिन सब कुछ शांत रहता है और उसी बीच बॉर्डर एरिया से एक रिपोर्ट आती है। मादा और सासुके वहां जाते हैं और वहां एक लड़का मिलता है जो काफी इंजर्ड होता है। उसके बॉडी पर अजीब से मार्क्स होते हैं और उसका चाकरा कंट्रोल में नहीं होता। जब वो अटैक करने की कोशिश करता है तब माद्रा उसे रोक देता है और ज्यादा डैमेज होने नहीं देता। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि लड़के का नाम कवाकी है और वो कारा के एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट था। सासुके कंफर्म करता है कि उसके अंदर आर्टिफिशियल पावर डाली गई है। इसके बाद नारुतो को इन्फॉर्म किया जाता है और कवाकी को कोनोहा लाया जाता है। नारुतो उसे प्रोटेक्शन में रखता है लेकिन कवाकी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। माद्रा कवाकी के पास ज्यादा नहीं जाता लेकिन दोनों अक्सर सेम ट्रेनिंग ग्राउंड में दिख जाते हैं। दोनों अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। एक मिशन के टाइम जब कवाकी डेंजर में आता है तब माद्रा सामने आता है और सिचुएशन हैंडल करता है। उसके बाद कवाकी माद्रा के साथ ही मूव करता है। धीरे धीरे मिशंस में दोनों साथ काम करने लगते हैं। बिना ज्यादा बात के भी उनका कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नारुतो और सासुके ये नोटिस करते हैं और समझ जाते हैं कि ये पेयरिंग फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी टाइम एक दिन सासुके एक स्ट्रॉन्ग चाक्रा डिस्टरबेंस फील करता है। सिग्नेचर देखते ही क्लियर हो जाता है कि ये ओत्सुकी लेवल का थ्रेट है। अलर्ट तुरंत नारुतो तक पहुंचता है और मादा को भी साथ लिया जाता है। थोड़ी ही देर में इसेकी अपीयर करता है और बिना किसी वार्निंग के अटैक स्टार्ट कर देता है। नारुतो और सासुके सीधा फाइट में जाते हैं। इसेकी स्पेस और साइज मैनिपुलेशन यूज करता है। इससे फाइट का एरिया काफी अनस्टेबल हो जाता है। मादा साइड से मूवमेंट और टाइमिंग ऑब्जर्व करता है और फिर अटैक विंडोज पे हिट करता है। फाइट जल्दी ही दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ ग्रेविटी और स्पेस दोनों अलग बिहेव कर रहे होते हैं। इसेकी नारुतो को सेपरेट करने की कोशिश करता है और सासुके सपोर्ट देता है। माद्रा फाइट के बीच कंसिस्टेंट प्रेशर बनाए रखता है। तीनों मिलकर इसेकी को डैमेज देते हैं लेकिन इसेकी पूरी तरह डाउन नहीं होता। थोड़ी देर बाद इसेकी रिट्रीट करता है और फाइट रुक जाती है। नारुतो इंजर्ड होता है पर स्टेबल होता है। सब वापस कोनोहा रिटर्न करते हैं। माद्रा के लिए ये फाइट एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है क्योंकि अब ये क्लियर हो जाता है कि आने वाले फाइट्स अब और भी ज्यादा सीरियस होने वाले हैं। इसी के जाने के बाद सासुके एक चीज नोटिस करता है। मादा का चाक्रा पैटर्न नॉर्मल नहीं रह गया होता, इसलिए वो मादा को साथ लेकर एक पुरानी जगह पर जाता है जहां टाइम स्पेस का फ्लो पहले से ही अनस्टेबल था। दोनों एक पोर्टल ओपन करते हैं और एक अलग टाइमलाइन में पहुंचते हैं। वहां एक पुराना टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है जहां सील्स और मार्किंग्स बिखरी पड़ी होती हैं। सासुके उन मार्किंग्स को रीड करता है और धीरे धीरे पूरी बात क्लियर हो जाती है। फोर्थ निंजा वार के बाद मादा उचिहा की पावर को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उस टाइम एक लॉन्ग टर्म सील यूज की गई थी जिसका काम माद्रा के चाक्रा को फ्यूचर में शिफ्ट करना था। ये सील तुरंत काम नहीं करती बल्कि तब एक्टिवेट होती है जब दुनिया को उस पावर की दोबारा जरूरत पड़ती है। सील के लिए एक ऐसी बॉडी की जरूरत थी जिसमें स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स और स्टेबल ब्लड लाइन हो। इसी वजह से नारुतो और हिनाटा का कॉम्बिनेशन परफेक्ट मैच बना। इस प्रोसेस में माद्रा की मेमोरी को लॉक कर दिया गया ताकि पास्ट की मिस्टेक्स रिपीट्स ना हो। माद्रा ये सब सुनता है पर उसे कोई फ्लैशबैक या यादें नहीं मिलती। बस एक चीज कंफर्म होती है, उसका जन्म कोई एक्सीडेंट नहीं था। दोनों वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और माद्रा का चाक्रा और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। कोनोहा लौटने के कुछ दिन बाद माद्रा उस जगह पर जाता है जहां उस सील का लास्ट पार्ट एक्टिव था। वहां एक हिडन सील होती है जो अभी तक पूरी तरह टूटी नहीं होती। माद्रा बिना हेजिटेशन उस सील को तोड़ देता है। सील के टूटते ही एक स्ट्रॉन्ग चाक्रा वेव पूरे एरिया में फैल जाता है। इस वेव को कोनोहा के सेंसर्स तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। चाक्रा सिग्नेचर मैच होते ही सबको समझ आ जाता है कि ये माद्रा उचिहा की ओरिजिनल पावर है। न्यूज क्विकली स्प्रेड हो जाती है और शिनोबी काउंसिल इमरजेंसी मीटिंग बुला लेती है। मीटिंग में प्रूफ दिखाया जाता है कि माद्रा वही माद्रा उचिहा है जो रिबॉर्न हुआ है। टेंशन बढ़ जाती है और कुछ लोग माद्रा को गांव से बाहर भेजने की बात करते हैं। तब नारुतो सामने आता है और क्लियरली बोलता है कि माद्रा उसका बेटा है और वो वही रहेगा। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। डिसीजन फाइनल हो जाता है। माद्रा काउंसिल हॉल से बाहर निकलता है। उसकी मेमोरी अभी भी लॉक्ड होती है लेकिन उसकी सारी पावर वापस आ चुकी होती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में उसका चाक्रा लेवल पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और ये क्लियर हो जाता है कि आगे आने वाली फाइट्स और भी डेंजरस होने वाली हैं। काउंसिल मीटिंग के कुछ दिन बाद ही सिचुएशन फिर से बिगड़ने लगती है। बॉर्डर सेंसर्स एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं और इस बार सिग्नेचर तुरंत पहचान में आ जाता है। ये कोड होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए एक सीधा कोनोहा की तरफ आता है और उसका टारगेट क्लियर होता है, कवाकी। अटैक अचानक होता है। कोड अपनी क्लॉ मार्क से एरिया को रिस्टार्ट करता है और कवाकी को आइसोलेट करने की कोशिश करता है। कवाकी रेजिस्ट करता है लेकिन प्रेशर काफी ज्यादा होता है। उसी मूवमेंट माद्रा सीन में इंटर करता है। वो पहले एरिया को रीड करता है और फिर कोड की मूवमेंट्स रूट्स ब्लॉक कर देता है।
फाइट फास्ट होती है, कोड स्पीड का यूज करता है, लेकिन मादरा हर मूव पे कंट्रोल रखता है। कवाकी क्लोज रेंज प्रेशर बनाए रखता है और मादरा मिड रेंज से सपोर्ट देता है। कोड अपने लिमिटर्स रिलीज करता है जिससे उसकी पावर्स बढ़ जाती है, लेकिन मादरा अपना आउटपुट धीरे धीरे इंक्रीज करता है बिना ओवर पुश किए। फाइट के एंड में कोड को रियलाइज हो जाता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। मादरा एक क्लियर ओपनिंग क्रिएट करता है और कवाकी डिसिसिव हिट देता है। कोड रिट्रीट करता है और बैटलफील्ड छोड़ देता है। फाइट के बाद नारुतो और सासुके एरिया सिक्योर करते हैं। डैमेज लिमिटेड होता है। रिपोर्ट्स में क्लियरली लिखा जाता है कि मादरा और कवाकी की पेयरिंग हाई लेवल थ्रेट को हैंडल करने में कैपेबल है। कोड के जाने के बाद कुछ दिन तक सब शांत रहता है, लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। अलग अलग जगह से अलर्ट्स आने लगते हैं। चाक्रा सिग्नेचर्स अजीब होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल शिनोबी जैसे नहीं। इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होता है कि ये डिवाइन ट्री से कनेक्टेड मॉन्स्टर्स हैं। पहला मॉन्स्टर एक रिमोट एरिया में अपीयर करता है और नियर बाई टीम्स उसे रोक नहीं पाती। मादा और कवाकी तुरंत डिप्लॉय होते हैं। मॉन्स्टर का साइज बड़ा होता है और रिजनरेशन काफी फास्ट होती है। मादा सिचुएशन एनालाइज करता है और अपना चाक्रा आउटपुट एडजस्ट करता है। कवाकी डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन पे फोकस करता है। फाइट के दौरान मॉन्स्टर रूट्स और टेंडर्स से एरिया कवर कर लेते हैं, लेकिन मादा इस स्पेस कंट्रोल से उसकी मूवमेंट स्लो कर देता है। कवाकी कोर पे हैवी डैमेज देता है जिससे मॉन्स्टर कोलैप्स हो जाते हैं, लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। सेंसर्स और सिग्नेचर्स डिटेक्ट करते हैं और मॉन्स्टर्स अलग अलग जोन्स में एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए लार्ज स्केल रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। नारुतो और सासुके भी बैटलफील्ड कंट्रोल के लिए मूव करते हैं। सिचुएशन ग्रेजुअली डेंजरस हो जाती है और ये क्लियर हो जाता है कि डिवाइन ट्री थ्रेट सिर्फ शुरुआत है। डिवाइन ट्री मॉन्स्टर के अटैक धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इस बार स्केल पहले से काफी ज्यादा होता है। मल्टीपल लोकेशन से इमरजेंसी कॉल्स आती हैं। नारुतो और सासुके फ्रंट लाइन संभालते हैं ताकि सिविलियंस और लोअर टीम सेफ रहें। मादर और कवाकी भी उनके साथ ही मूव करते हैं। एक मेन डिवाइन ट्री जोन आइडेंटिफाई होता है जहां चाक्रा सबसे ज्यादा कंसंट्रेट होता है। टीम वहां पहुंचती है, लेकिन जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है एक हिडन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। रूट्स जमीन से निकलकर नारुतो और सासुके को पकड़ लेती हैं। दोनों रजिस्ट करते हैं, लेकिन डिवाइन ट्री का पुल काफी स्ट्रॉन्ग होता है। मादरा और कवाकी इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, पर रूट्स उन्हें डिस्टेंस से पुश कर देती है। थोड़ी ही देर में नारुतो और सासुके कंप्लीटली डिवाइन ट्री के अंदर लॉक हो जाते हैं। उनका चाक्रा एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सेंसर्स तुरंत कंफर्म कर देते हैं कि सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है। मादरा बिना टाइम वेस्ट किए नियर बाई मॉन्स्टर को क्लियर करता है और कवाकी डायरेक्ट रूट्स पे अटैक करता है ताकि एब्जॉर्प्शन स्लो हो सके। एरिया पूरी तरह अनस्टेबल हो जाता है। मादरा बैटलफील्ड का कंट्रोल ले लेता है और कवाकी उसके साथ सिंक में फाइट करता है। इस पॉइंट पे क्लियर हो जाता है कि नारुतो और सासुके को तब तक फ्री नहीं किया जा सकता जब तक डिवाइन ट्री का मेन कंट्रोलर डाउन ना हो। इसी बीच डिवाइन ट्री का बीच से एक नया एनिमी अपीयर करता है। उसका नाम जूरा होता है। उसका चाक्रा बाकी मॉन्स्टर से काफी अलग और ज्यादा स्टेबल होता है। वो डायरेक्टली मादर और कवाकी को टारगेट करता है। फाइट तुरंत इंटेंस हो जाती है। जूरा हैवी अटैक्स यूज करता है जिससे पूरा एरिया हिल जाता है। मादर अपनी स्पीड और कंट्रोल का यूज करके जूरा के अटैक्स डॉज करता है और काउंटर करता है। कवाकी क्लोज रेंज में प्रेशर बनाए रखता है। दोनों अपनी पावर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करते हैं। जूरा डिवाइन ट्री के नेटवर्क का यूज करके अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करता है और नारुतो और सासुके के ट्रीज को सील्ड देता है। मादरा बैरियर लेयर्स को तोड़ना स्टार्ट करता है और कवाकी रिपीटेड स्ट्राइक से जूरा को डिफेंसिव पोजीशन में लाता है। फाइट लंबी चलती है और टेरेन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मादरा अपनी पुरानी और नई पावर्स को कंबाइन करता है बिना रुके। कवाकी टाइमिंग परफेक्टली मैच करता है। धीरे धीरे जूरा का कंट्रोल डिवाइन ट्री से वीक होने लगता है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अनस्टेबल हो जाती है। मादरा एक ओपनिंग नोटिस करता है और दोनों फाइनल पुश के लिए रेडी हो जाते हैं। फाइनल फेज स्टार्ट होते ही मादरा और कवाकी दोनों अपनी फुल पावर यूज करना शुरू कर देते हैं। मादरा स्पेस और चाक्रा दोनों पे कंट्रोल रखता है और कवाकी डायरेक्ट अटैक से जूरा का प्रेशर बनाए रखता है। जूरा डिवाइन ट्री के लास्ट रिजर्व्स का यूज करता है, लेकिन उसकी मूवमेंट अब पहले से काफी फ्री होती है। मादरा रूट्स और बैरियर्स को एक एक करके कट करता है और कवाकी कोर पे लगातार डैमेज देता रहता है। थोड़ी देर बाद डिवाइन ट्री का नेटवर्क अनस्टेबल हो जाता है। एब्जॉर्प्शन स्लो पड़ती है। नारुतो और सासुके के सील्ड ट्रीज में क्रैक्स दिखने लगते हैं। मादरा सीलिंग प्रोसेस को रिवर्स करता है और कवाकी रिमेनिंग कंस्ट्रक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है। एनर्जी का प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। जूरा लास्ट काउंटर अटैक करता है, लेकिन मादरा उसके मूवमेंट को ब्लॉक करता है और कवाकी फाइनल हिट डिलीवर करता है। जूरा का कोर कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है। उसके साथ ही डिवाइन ट्री मॉन्स्टर्स एक एक करके डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। बैटलफील्ड में साइलेंस आ जाती है। डिवाइन ट्री के कंट्रोल खत्म हो चुका होता है। मादरा और कवाकी अपनी जगह पे खड़े रहते हैं जब तक सीलिंग प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर एक स्ट्रॉन्ग रिलीज वेव निकलती है और नारुतो और सासुके ट्रीज से फ्री हो जाते हैं।
नारुतो और सास्के लैंड करते ही सिचुएशन को कंट्रोल में लेते हैं। चक्र एक्सट्रैक्शन पूरी तरह रुक जाती है। डिवाइन ट्री का थ्रेट ऑफिशियली न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये सिक्योर किया जाता है और इमरजेंसी अलर्ट्स बंद कर दिए जाते हैं। कोनोहा वापस आने के बाद रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। नारुतो और सास्के मेडिकल चेक के बाद अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करते हैं। मादा और कवाकी दोनों ट्रेनिंग में लग जाते हैं, लेकिन अब उनकी कोऑर्डिनेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अपडेट होती हैं। कारा का बचा हुआ नेटवर्क इनएक्टिव हो जाता है। डिवाइन ट्री इंसिडेंट का क्लोज चैप्टर मार्क किया जाता है। मादा के चाका रीडिंग्स परमानेंटली हाई लेवल पे स्टेबलाइज हो जाते हैं, लेकिन उसकी मेमोरी अभी भी लॉक्ड होती है। नारुतो पब्लिक लेवल पे सब कुछ नॉर्मल दिखाता है और अंदर से मादा पे नजर रखता है। सास्के फ्यूचर थ्रेट्स के लिए लॉन्ग पेट्रोल्स पे निकल जाता है। कवाकी मादा के साथ मिशंस कंटिन्यू करता है। सो पार्ट 3 यहीं खत्म होता है। नारुतो और सास्के फ्री हैं, दुनिया टेम्पोरली सेफ है और मादा और कवाकी फ्रंट लाइन पे आ चुके हैं। सो इसी के साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।